इसके लिए तो कायदन व्यवस्था ये होनी चाहिए, जितने जिले हैं हर जिले का एक तो प्रतिनिधि हो। पंजीकरण कुल मिला करके अधिवक्ताओं के हित के विपरीत ही हमारी बार काउंसिल काम करती है। अगर नहीं करती तो इसका नाम है कोरोना के महामारी में समाज के हर सेक्टर को गवर्नमेंट ने कुछ न कुछ दिया। आपको क्या दिया? आपके बार काउंसिल ने क्या क्या कंटेस्ट किया इसके लिए? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, विधि की गरिमा न्याय से होती है और कहा जाता है कि न्याय किया ही नहीं जाना चाहिए बल्कि न्याय हुआ ऐसा प्रतीत होना चाहिए। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड आल्सो अपीयर टू हैव बी डन। तो जब कोई एक थका हारा व्यक्ति, कोई पीड़ित व्यक्ति जब चारों तरफ से निराश हो जाता है तो वो न्यायालय की शरण में जाता है, और न्यायालय की शरण में जब वो जाता है तो जो सबसे पहला आग्रह उसका होता है वो अधिवक्ता से वो करता है, और अधिवक्ता उसकी लड़ाई लड़ने के लिए उसे तैयार करता है और न्याय की लड़ाई उसका वो लड़ करके उसे न्याय प्रदान करता है, प्रदान करवाता है। यानी सबसे बड़ी भूमिका न्याय प्रदान करने में अगर किसी की होती है तो वो अधिवक्ता की होती है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही अधिवक्ता हमारे साथ हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, जिनका एक अपना संघर्षमय इतिहास रहा है। चाहे वो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आम जनमानस की रही हो या स्वयं अधिवक्ताओं के हितों की लड़ाई लड़ने की बात रही हो, प्रत्येक दृष्टि से आप लगातार सक्रिय रहे हैं। आप गोरखपुर कलेक्ट्रेट कोर्ट में आप विधि व्यवसाय करते हैं। आपका नाम रामाश्रय तिवारी है। बाकी हम आपके जीवन वृत्त पर बात करेंगे, बाकी आप ही से हम जानेंगे। तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तिवारी जी, हम आपका अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। तिवारी जी, जैसे हमने बताया कि अधिवक्ता से ही सबसे पहला आग्रह किसी पीड़ित व्यक्ति का होता है, लेकिन थोड़ा सा हम आपके जीवन वृत्त के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका जन्म स्थान, आपके माता पिता कौन हैं और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो कहाँ से हुई। तो सबसे पहले हम आपके माता पिताजी के बारे में जानना। माता पिताजी हमारे माता मैना देवी होम लेडी थी, और ये पिताजी हमारे श्री भवानी प्रसाद त्रिपाठी। तो आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? ढरसी गांव है, गोरखपुर जिले का। हाँ, गोरखपुर जिले का बड़हलगंज से तक जो रोड जाती है नौसर से बड़हलगंज, उसी पर है ढरसी गांव। और इसका एक बड़ा इतिहास है। ब्रिटिश शासन में संस्कृत महाविद्यालय ढरसी हमारे ही गाँव में है। अच्छा। बहुत छोटा सा गांव है लेकिन बहुत ही ऐतिहासिक है। वही हमारी जन्मभूमि है और गोरखपुर कर्मभूमि है। कर्मभूमि मतलब जनपद मुख्यालय आपकी कर्मभूमि है। हाँ, कर्मभूमि है। और ढरसी आपका जो हाँ, एजुकेशन हमारी प्राइमरी एजुकेशन तो वो का नाम है वो गगहा से हुआ। अच्छा। उसके बाद इंटरमीडिएट करने हम लखनऊ चले गए। अच्छा। इंटरमीडिएट का नाम है मैंने वहीं लखनऊ से किया, और उसी समय 1966 में CPMT का पहले बार का इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने। उसमें मैं बैठा और आ भी गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे एक अंकल थे, वो इशूलेस थे, तो सारे लोग उन्हीं के पैरासाइट थे। अच्छा। उनकी इच्छा हुई कि नहीं डॉक्टर बन के क्या करेंगे, तो फिर हम सोचे कि हो सकता है BDS में ही करा दें। अच्छा। लेकिन अनुशासन परिवार का पिताजी का इतना फॉलो करते थे कि कोई अपने उनके सामने कर नहीं पाता था। एट लास्ट मोमेंट जब देखा हमने कि कहीं नहीं होगा, तो पहले बैरंग चिट्ठी भेजी जाती थी। अच्छा। तो उस बैरंग चिट्ठी लिख करके हम पिताजी को भेजे कि मेरा यह साल खराब होगा, न तो MBBS में कराया जा रहा है न तो BDS में कराया जा रहा है। इस नाते बढ़िया है कि हमको वहीं बुला करके, भले ही लेट हो गया है, बड़हलगंज डिग्री कॉलेज में मंगललाल से कह के हमारा एडमिशन BSc में करा दीजिए। अच्छा। तो हाँ, तो पत्र पढ़े पिताजी, तो बड़ा मायूस हुए। माँ देख करके पूछी क्या है बाबू, कुछ हो गया क्या? तो कुछ बुलाए नहीं। तो उसने कहा, माँ ने कहा कि सीधे सब संकोच छोड़ करके लड़के को ले आई। सितंबर महीने में मैं यहाँ आया।
अच्छा। और हमारे पिताजी के साथ मंगल लाल श्रीवास्तव 1966 में। हाँ 66 में, 1966 में तो हम का नाम वो किए, और 1966 में ही ये हमारे यहाँ बढ़लगंज लेट सितंबर में। तो पिताजी कह के मंगल लाल से बहुत ही रिनाउंस्ड प्रिंसिपल थे हमारे लोकेलिटी के। अच्छा। तो आर.सी. श्रीवास्तव उतना बड़ा बढ़िया लड़कों के प्रति लायल कोई मैंने प्रिंसिपल को पढ़ा ही नहीं न सुना है। अच्छा। इतने लायल थे। उन्होंने किया मंगल लाल ने, तो एडमिशन हमारा हो गया। अच्छा, 1966 में बीएससी में आपका? हाँ, बीएससी में एडमिशन हुआ, और तब 2 साल का कोर्स था। अच्छा। और चूंकि लाइफ में बड़ा हम टैलेंटेड थे, आप बाहर से आए थे, तो हमेशा सबकी निगाह मेरे ही प्रति रहती थी। और बढ़लगंज डिग्री कॉलेज का ये तक लड़के जहाँ जहाँ क्वार्टर लेके पढ़ते थे, सब अपना एड्रेस बताते थे, और टीचर्स जो हैं रात को उनके वहाँ विजिट करते थे। अच्छा। हाँ, बहुत डिसिप्लिन थी उसी समय का नाम है। कभी रात को हम रहते थे चौतीसा में, ईसाइयों का जो हॉस्पिटल है। अच्छा। उसी के बगल में। तो रात को हमारे गुरु थे जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, जैसे दुबे साहब। अच्छा। हम पढ़ रहे थे तो देखा, उन्होंने कहा कि क्या पढ़ रहे हो, तो हमने बताया। तो कहा कि साहब पढ़ो, हम डिस्टर्ब तुम्हारा तो नहीं कर दिए। उसके बाद हम कहे सर बैठिए, तो कहे ना बैठाओ मत, तुम्हारा नुकसान होगा। नहीं, हम कहे सर बैठिए, बड़े भाग्य से तो आप आए, बैठाए उठाए। उसके बाद का नाम है वो चाय बनाए, चाय पिए। तो कहे कि यार तुम जिस सेक्शन में हो, तो उस सेक्शन में कोई अध्यापक पढ़ाने नहीं जाना चाहता है। अच्छा। हमने कहा क्यों? क्योंकि मैं जो पढ़ता था उसको तो रिवाइज करता था, कल क्या पढ़ाना है उसको भी पढ़ लेता था। मतलब आपने बीएससी किया बढ़लगंज से? हाँ। नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हाँ, से? हाँ। और उसके बाद फिर लॉ की तरफ कैसे आप? हाँ, तो लॉ की तरफ तब गांव में कुछ लिटिगेशन हुआ। तो चूंकि हम पढ़े लिखे थे, तो लोगों को ये ईर्ष्या थी कि गांव में रह जाएगा, चकबंदी चल रही है। अच्छा। तो बड़ा उत्पात करेगा। तक सब फंसा दिए 107 116 में। अच्छा, आपको? हाँ, हम पूरा गोल बन गई थी। तो 107-16 पढ़े से, तो उसके तरफ के जो हमारे अपोनेंट था, उसके तरफ से करीब 25 आदमी थे, और मेरे तरफ से 42 आदमी थे। अच्छा। तो हमारा आदमी जा रहा था उसके घर के तरफ से, तो कहा कि वो सब कह रहे हैं कि टाली ट्रैक्टर पर ला देंगे और सबको ले चलेंगे का नाम कचहरी में। अच्छा। हम कहे अच्छा, हमारी कार आएगी और सब लोग जाएंगे। तो तब हिंदुस्तान मोटर्स कंपनी से हम का नाम मार्क्स 2 गाड़ी में हुआ है, एम्बेसडर। उस मार्क 2 गाड़ी से सब लोग आते थे, तो दिन भर बेकार रहते थे। तो हमारा एक पार्टनर, आप जानते हो प्रभंस लाल श्रीवास्तव, कहाँ एक आदमी से कितना तेज आदमी, और ये कार खरीद लिया है, उसके बाद टैक्सी चलवाता है, इससे कहो ला कर ले। लेट हो रहा था, तो डॉक्टर आर.बी. तिवारी जो थे यहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उतना योग्य अभी हम समझते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, यूपी में नहीं कोई रहा होगा। अच्छा। डॉक्टर आर.बी. तिवारी है, JSD लॉ डिपार्टमेंट में थे, डिसिप्लिन्ड आदमी थे। अच्छा। तो हम लेट हो गया था, तो प्रभंस लाल ने कहा कि क्या नाम है, फार्म ले लो। लेट हो गया तो एडमिशन क्लोज हो गया था। तो हम कहे अच्छा, तो हम मार्कशीट वगैरह दिखाए, तो कहे मार्कशीट तो तुम्हारी ठीक है, टैलेंटेड लड़के हो, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन साइंस के लड़के एडमिशन लेके सीट खाली कर देते हैं, वो कोई रुकता नहीं है। तो हम कहें नहीं सर, हम पढ़ेंगे। कहना नहीं, वो रिफ्यूज़ कर दिए। तो हम कहे अब क्या करें? तो वो रहते थे हीरापुरी कॉलोनी में। तो हमारा संबंध था, यहाँ एक सच्चिदानंद दुबे थे। अच्छा। उनकी दूसरी शादी थी डॉक्टर आर.बी. तिवारी की। सच्चिदानंद दुबे वकील, वो ADGC रहे हैं यहाँ। अच्छा। आपके वहाँ। अच्छा। अच्छा। उनकी सगी बहन थी, हमारे घर से आना जाना भी था। तो हम गए, तो ये डॉक्टर साहब खाना खा रहे थे, हम इधर उधर देखे, तब तक वो उनकी वाइफ आ गई। आ करके उन्होंने कहा कि क्या किससे मिलना है, तो बताए। तो वो कहीं कि कहाँ घर है, तो बताया ढरसी। क्या किसके घर के हो, तुम्हारे बाबा का नाम बताएं। हम कहें हम उन्हीं के सब नाकती हैं। कहने तुम्हारा एडमिशन हुई। तो डॉक्टर साहब उठे, तो मनो कहे कि अच्छा ठीक है, अलाउ किया, तो एडमिशन लिए। यानी 68 में आपका एडमिशन हुआ होगा? 68 में, हाँ 68-69 में आप जो है इंटरमीडिएट किए, बीएससी। हाँ, उसी साल बीएससी में आप गए। बीएससी 68 में, हाँ, और 71-72 में मैंने लॉ किया।
हमारा कंप्लीट हो गया लॉ कंप्लीट हो गया। और जब लॉ कंप्लीट हो गया तो हम किसी के जूनियर भी नहीं थे। अच्छा। मैंने यू विल एस्टैनिश टू नो, मैं किसी का जूनियर भी नहीं था और प्रैक्टिस शुरू किए। वो भी अपने आप में अनपैरेलल थी। कुछ दिन तक, महीने 1.5 महीने तक तो क्रिमिनल मैंने किया और उसी में धूम मच गई 15-20 दिन में। अच्छा। उसके बाद वो एक हरकेश यादव नाम का था, वो मुझसे सीनियर था। अच्छा। तो वो कहा कि पार्टनर हमारे वहाँ चकबंदी आ रही है, वहीं चले चलो। हम जहाँ बैठते थे मिली के पेड़ के नीचे, बगल में हमारे शंभू शरण श्रीवास्तव बैठते थे। तो शंभू बाबू ने कहा देखो तुम्हारा हम मुँह देख रहे हैं, घर से तुम्हारे हमारा पुराना संबंध हो, उगता हुआ सूरज तुम है, कहीं जाओ मत, पैसे की कमी अगर हो तो मुझसे ले लिया करो। लेकिन हम जिद्दी टाइप के थे शुरू से ही। हरकेश यादव के बस 1 हफ्ते के अंदर विद बैग बैगेज मैं गोला जाने के पहले गोला देखा भी नहीं था। अच्छा। हम गोला गए और गोला में ही कहना है। अच्छा, वहाँ तहसील में नहीं, गोला का नाम कंसल्टेशन में। अच्छा। तो वहाँ प्रैक्टिस किए, 2 साल वहाँ रहे चकबंदी में। चकबंदी में 75-76 में मैं फिर आए। और उसके बाद का नाम है थोड़ा बार की पॉलिटिक्स में इंटरफियर करने लगे। तो पहले हम का नाम है मंत्री बने 86 में, पहले एग्जीक्यूटिव मेंबर बने। उसके बाद 86 में फिर मंत्री बने। तो उस समय भी हमारी इच्छा थी कि वकीलों के लिए क्या करें। फिर 2009 में प्रेसिडेंट बने। तो ये इच्छा हुई कि वकीलों के लिए क्या किया जा सकता है। तो मैं वो सब एडवोकेट्स वेलफेयर वो पढ़ा रहा। तब देखा हमने कि जो ये 5 रुपये का जो वेलफेयर फंड था वो बिना नंबरिंग के ही का नाम चलता था। अच्छा, आप जो है कि जो प्रैक्टिस शुरू हुई वो रेवेन्यू की शुरुआत की, कंसल्टेशन से, चकबंदी से पहले शुरू तो हुई क्रिमिनल से। अच्छा, कुछ दिन तक रहे तो फिर एक दिन हमें अकस्मात। जैसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे अधिवक्ता बनने की जो प्रक्रिया है उसमें ये माना जाता है कि अगर वकालत करके कोई आ रहा है तो कुछ दिन तक उसे अपने सीनियर के अंडर में प्रैक्टिस करना ही चाहिए, ये माना जाता है। लेकिन आप बता रहे हैं कि आपने किसी सीनियर के अंडर में काम नहीं किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है किसी के अंडर में नहीं किया है। और मुझको इतना ओवर कॉन्फिडेंस अपने पे था कि जब हम अपीयर होते थे कोर्ट में तो कोई ये गेस भी नहीं कर पाता था कि ये न्यू कमर है। हाँ, शुरू से ही। और एक ही सेक्शन अगर पढ़ते थे तो उसका इतना क्लियर कंसेप्शन रहता था कि उसमें कहीं लैचेज नहीं रहती। प्रक्रिया में कहीं बाधा नहीं आई, जैसे कोर्ट की तमाम सारी प्रक्रियाएं होते हैं जो है नहीं, क्योंकि उसमें बाधा न आने का एक कारण था। उस जमाने में जब हम ला कर रहे थे तभी कंसल्टेशन मेरे वहाँ भी आई थी। अच्छा, बिल्कुल एकदम नई प्रक्रिया थी वो जो है। हाँ, नई तो अपना केस मैं स्वतः का नाम पैरवी करता था। बिल्कुल नहीं, जैसे मान लीजिए आज के समय अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जो नए अधिवक्ता, जो नए लड़के वित्त व्यवसाय में आ रहे हैं, उनके लिए यदि मैं आपकी बातों को प्रेरणा स्रोत के रूप में मैं रखूं तो मैं तो ये कह सकता हूं कि वो बिना किसी सीनियर के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ। लेकिन अमूमन ये माना जाता है, यदि मैं आपसे कहूं कि नए अधिवक्ताओं को क्या आप टिप्स देंगे तो क्या कहेंगे आप? नए अधिवक्ताओं को कम से कम वो स्टूडियस बने इस पेशे में। मान लीजिए आप तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति थे। नहीं, सब लोग बन जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं थी। अच्छा। हाँ, आदमी अगर वो प्रॉम्प्ट डिसीजनर्स हो, चरित्र अपना ऊंचा रखे, अपने पेशे के प्रति लायल हो, अगर ये 3 चीज़ें हैं तो वो कुछ भी कर सकता है। उसको किसी सीनियर की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब मेरा चरित्र ही खराब है, हम चाहेंगे कि वकालत में आते ही पैसा कमाना शुरू कर दें, तो नया आदमी पैसा कमाना शुरू करेगा तो अनफेयर मीन्स अडॉप्ट करेगा। बिल्कुल। मतलब कुल मिलाकर के ये ऐसा पेशा है जहाँ व्यक्ति स्वयं एक नेतृत्व करता होता है। अपना नेतृत्व करता, नॉट ओनली लीडरशिप, वो एक तरह से जो प्रिसाइडिंग अफसर है उसका वो ट्यूटर है। कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिवक्ताओं को अपीयर होने का क्या नोशन था? यही न था कि ये मान लेते हैं कि जो चेयर पर प्रिसाइडिंग अफसर बैठा है वो कुछ नहीं जानता है। उनको 2 टीचर दोनों तरफ से ट्यूटर खड़े होते हैं, वो उनको ट्यूट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग कहते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में समाज के किसी भी सेक्टर को लर्नेड वर्ड नहीं इस्तेमाल किया गया, बट इट इज द कॉन्सिक्वेंस ओनली द लायर्स, एवरीबॉडी फ्रॉम ट्रायल कोर्ट टू एपेक्स कोर्ट दे से आई हर्ड द लर्नेड काउंसिल ऑन दिस पॉइंट। अच्छा तिवारी जी, आप जो है बनना चाहते थे डॉक्टर। हाँ।
बन गए वकील। हाँ। और वकालत भी आपने शुरू किया बिल्कुल इंडिपेंडेंट, कोई हाँ। कोई आपका जो है मतलब बहुत लोगों से मैंने बात किया, लेकिन अभी तक सब लोगों ने यही कहा कि हम सीनियर के अंडर में ही थे। अभी तक आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि मैंने किसी सीनियर के कभी अच्छा ये बताइए कि जब आप जो है एक लंबा अनुभव हो गया है आपका रेवेन्यू में, तो कितनी संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि मिलती है आपको जब किसी को न्याय दिलाते हैं आप? बहुत ज़्यादा, उसकी कोई सीमा नहीं। कोई ऐसा फैसला जो चर्चित रहा हो, यादगार हो क्या ऐसा? अरे बहुत चर्चित फैसले हमारे हैं। एक फैसला तो कंसल्टेशन में जब मैं गया तो एक ललिता नाम की विधवा थी, वो रामुग्रह की विधवा थी, विधवा हो गई थी, रामुग्रह मर गए थे। अच्छा। वो गोला के पास पकड़ी गाँव, दैट वाज माई फर्स्ट केस। उसमें एक शिवपूजन का नाम थे, शिवपूजन उसके देवर थे या क्या थे, तो वो पैरवी करने आए। तो हमने कहा ये सब इतने दिन में वहाँ ये क्या नाम है, एक हफ्ता 2 हफ्ता में ही ये हो गया था कि बड़ा टाइट आदमी है, बड़ा ईमानदार है। तो हुआ करके शिवपूजन हमसे कहे कि साहब ऐसी बात है, हमारी कमज़ोर नस ये है कि ललिता जो है वो रामुग्रह की बीवी है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको करना दूसरे की बीवी साबित कर दें, रामुग्रह की बीवी साबित न हो, जिससे हमारी ख़ानदान की प्रॉपर्टी हमें बची रहे। अब हम सब एविडेंस कलेक्ट करने लगे और प्रूव करते करते उसको मैं प्रूव कर लेगा। माई फर्स्ट केस। और दूसरा केस था एक पालागर्दी नाम का था। अच्छा। पालागर्दी, हाँ। उसका वैसे ही नाम दर्ज हो गया। तो हमारा एक जूनियर था, बाद में वो जज हो गया, हाँ देवरिया से डिस्ट्रिक्ट जज से रिटायर हुआ, उसके बाद महाराजगंज में हुआ, हरशंकर दुबे नाम सुने होंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो उसकी एविडेंस हमको ये साबित करना था कि ये क्या नाम है, ये खेसरे में उसकी एंट्री थी। तो हमको ये पढ़ना था कि कोई कभी ऐसा तो नहीं था कि क्या नाम है, खेसरे से खतियौनी बनती थी। तो हम सब एविडेंस कलेक्ट करने लगे। तो हरशंकर दुबे जाता था, क्वार्ट पर जाता था और कहता था साहब का नाम है कि क्या नाम है, ये सब क्या कर रहे हैं, को टेनेंसी ये सोल टेनेंसी का केस है। और ये हमने कहा जब मैं बहस करूँगा तब तुम सुनना। उसके बाद तो MM सिद्दीकी बड़ा इंटेलिजेंट CO थे, तो पहले हमको कोऑपरेट भी करते थे, जानते थे कि नए आदमी हैं। तो कोई बात थी तो अपनिया नज़ीर बताते थे कि इसके तहत आप नहीं कर रहे हैं, तो वो हरूर लड़ती थी तो हम एडवांस बोल देते थे। तो 2-4 केस में क्वेरी के बाद उनको ये संतोष हो गया कि आदमी बड़ा लर्नेड है, तब हमारी हेल्प करना बंद कर दिए। अच्छा। हाँ। और उसके बाद पालागर्दी को तब हमने कहा कि डेट ऑफ वेस्टिंग के पहले जो था वो खसरे से खतियौनी बनती थी, डेट ऑफ वेस्टिंग के बाद खतियौनी से खसरा बनता था। तो उन्होंने कहा बिकॉज ऑफ द फैक्ट हिज नेम इंटर्ड एज ए ऑक्यूपेंट इन द खसरा इन द 1359 फसली एज वेल एज 36 फसली। तो इसको तो कायदन आदिवासी से सिरदार हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, लेकिन ये सिरदार हुआ। और ये क्या नाम है, कोटेनेंसी मांग रहे हैं। ये जब क्या नाम, ये हमारे ट्रेसपास करके हम आए हैं तो कैसे उसको कोटेनेंसी मिलेगी? ही इज़ द सोल टेनेंट ऑफ दैट। तब वो पूछा तो उधर से अमिका सिंह वकील थे आए हैं, कहले नहीं, आंसर शुड बी शॉर्ट, डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट। आप बताइए कि खसरे से खतियौनी बनती थी तब कि नहीं? तब क्या करें, करते रह गए उसको। दैट वाज द सेकंड केस। मतलब ये फेमस केस है। हाँ, हमारा मनो वो तो। अच्छा, एक चीज अक्सर देखा जाता, फसली वर्ष जो कहा जाता है। हाँ। तो फसली वर्ष जिसे आपने अभी जिक्र किया, क्या है ये फसली वर्ष? फसली वर्ष जैसे हिजरी होता है, फसली होता है, ये क्रिश्चियन वर्ष है जो हम लोगों का है। अच्छा। वो जैसे ईसा मसीह से चलता है, जैसे कहना BC। हाँ, BC है, उसी से PC थी। तो ये फसली वर्ष यानी किसानों के लिए, किसानों के अब वो जो अंग्रेज थे वो उसी फसली वर्ष के हिसाब से वो रिकॉर्ड प्रिपेयर किए और वही परंपरा अब तक चली आ रही है। आज उसकी प्रासंगिकता क्या है फसली वर्ष की? फसली वर्ष की है, उसमें 7 जोड़ दिया जाता है तो लोग जान लेते हैं। अच्छा, जो ईस्वी सन है 1359, जैसे 1952 में। अच्छा। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आया। अच्छा। तो उसका 1359 फसली से वो 59 फसली हो गया। 1952 बिकेम 1359 फसली। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, ये अंतर हिजरी में भी है, उसको हम एक्यूरेट नहीं बता सकते, हिजरी में भी है ईस्वी से ही, लेकिन एक्चुअली हम लोगों का तो जो है वो सप्ताह पर रख दिया गया।
अच्छा, रेवेन्यू में प्रैक्टिस जो है, जैसे न्यू कमर अगर अधिवक्ताओं के लिए अगर हम आपसे ये जानना चाहें तो रेवेन्यू की जो प्रैक्टिस है, राजस्व का जो विधि व्यवसाय है, वो कितना श्रेयस्कर है किसी नए लड़के के लिए? क्या नए लड़के के लिए है तो बड़ा टफ, लेकिन जो उसको कायदे से करें। अब अमूमन लोग समझते हैं आने पर कि तहसीलदार के यहाँ जाना है, क्या है, कुछ पूछ के कर देंगे। जब ये भावना रहेगी तो कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसको ये जानना चाहिए कि पहले ही शुड स्टार्ट हिज प्रैक्टिस फ्रॉम द तहसील लेवल। रेवेन्यू वहीं से स्टार्ट होता है। तब लैंड रेवेन्यू एक्ट था। अब उससे देखें 34 में सक्सेशन के लिए हो, म्यूटेशन के लिए अप्लाई करते हैं, उसका प्रोसीजर है, इश्तहार जारी होता है हमारे वहाँ। हाँ, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या कमी है, उस पर प्रोनाउंसमेंट्स क्या क्या हैं, ऐसे एक एक स्टेप आदमी आगे बढ़ता है। अच्छा, रेवेन्यू के बारे में ये कहा जाता है कि जो राजस्व न्यायालय है उसके लिए वही प्रशासनिक अधिकारी राजस्व का भी काम करता है। तो आपकी दृष्टि से क्या कमियां हैं इसमें, क्या सुधार होना चाहिए? इसमें सुधार ये होना चाहिए कि जो लोग न्यायिक काम करें उनसे प्रशासनिक काम न लिया जाए। सरकार क्यों नहीं इस पर आखिर कार्य करती? इस दिशा में सरकार को इसलिए कि सरकार को अपने एमएलए एमपी से ओबराइज करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो जुडिशियल बॉडी आ जाएगी इंडिपेंडेंट तो एमएलए और एमपी की सिफारिश नहीं सुनेगी। ऐसा है, सही बात यह है कि किसी को गरीब के ये मंच पर भाषण देते हैं, गरीब की बात करते हैं, समझ गए, और न्याय चला निर्धन से मिलने की बात करते हैं, लेकिन ये निर्धन से करते, निर्धन को कोऑपरेट कितना करते हैं, कौन सुनता है निर्धन का? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, आप जो है जैसे अधिवक्ता संगठन से आप जुड़े रहे हैं, आप जिला एसोसिएशन, जिला बार एसोसिएशन में आप पदाधिकारी भी रहे हैं। आपने एक प्रदेश स्तर पर एक व्यापक एक संस्था भी आपने जो है निर्मित किया था, तो अधिवक्ताओं के लिए क्या था आपकी ये थीम, क्या थी? वो ऐसा था, सन 2009 में पहली बार मैं अध्यक्ष हुआ, तो हमारी इच्छा तो शुरू से ही थी कि मैं वकीलों के हित के लिए कुछ कर सकूं। बिल्कुल। उसी के बनस्पत मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं का सम्मेलन 2009 में बुलाया था, और उस सम्मेलन में जो प्रस्ताव पारित हुए वो तो आप जानते ही हैं, उनको रिपीट क्या करें। एडवोकेट्स वेलफेयर एक्ट 1998 में जो अमेंडमेंट हुआ, उसमें यह था कि जितने अधिवक्ता होंगे, न्यू कमर्स होंगे, वो हमारे ट्रस्टी कमेटी के अगर मेंबर बनेंगे तो 50 रुपया सालाना देंगे। पूरे उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता का नाम है वो 5 रुपये का वेलफेयर स्टैंप लगाएगा, तभी उसका वकालतनामा वैलिड होगा। उसके बदले में राज्य सरकार हर साल उसके अकाउंट में सेक्शन 13 में, एडवोकेट वेलफेयर एक्ट के सेक्शन 13 में 5,000 रुपया प्रति वर्ष वो जमा करेंगे। तो मैच्योरिटी पीरियड उसका 25 साल था, मैक्सिमम 30 साल। अच्छा। यानी मैच्योर होने पर 1,25,000 पाएंगे। और दूसरी बात ये थी कि एक्ट जब बना तो उसमें उसका उद्देश्य तो रखा गया कि इसके अंदर जो मेंबर होंगे वो का नाम इंश्योर्ड होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको इन्फोर्सिएबल नहीं बनाया गया। तो हमने कहा कि उसको इन्फोर्सिएबल बनाइए, जिससे कि कोई हमारा भाई उसका मेंबर है और पहले ही उसके साथ कैजुअलिटी हो जाती है तो इंश्योर्ड रहेगा, तो जितना उसका मैच्योरिटी का रहेगा वो उसका जो वारिस होगा वो उतना पैसा पा जाएगा। और उसके लिए एडिशनल अगर किस्त देनी पड़ी तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूपी दे आर एग्री टू डिपॉजिट इट। उसमें सेक्शन 6A में अगर अमेंडमेंट कर दिया जाता तो सब इंश्योर्ड हो जाते। होता क्या है, कुछ लोग 2 साल 4 साल 5 साल में कोई कैजुअलिटी हो गई तो जितना जमा रहता है उतना ही पाते हैं। और दूसरी बात हमने यह कहा 5 रुपये से 10 रुपया हो गया, मनी डिवेल्युएशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इसको 25 साल में अगर ज़्यादा नहीं करते हैं तो हालांकि 1998 के 5,000 की कीमत आज के ज़माने में 50,000 से नीचे नहीं होगी, लेकिन आप देते हैं का नाम है 5,000। इतना बड़ा गैर इंसाफ समाज के किसी भी सेक्टर के साथ नहीं हुआ। तुम सर 5 रुपए का 10 रुपये कर दिए, तभी स्टैंडिंग फीवर सेक्शन 13 में वो 5,000 रह गई। तो 5 को 10 किए तो उसको तुम कम से कम 10 कर दिए होते, तब वो सोचा जाता। तो हमने यह कहा कि इसको जो मैच्योरिटी 25 साल की जो है उसको कम से कम सेक्शन 13 में अमेंड करके आप उसको 5,000 की जगह पर 40,000 रुपया करिए, कम से कम 10 लाख रुपया लोग
का नाम है जब मैच्योरिटी हो तो उनके परिवार के लोग पावें, लेकिन हमारे में बड़ी कमियां हैं। ऐसा नहीं हो पाया? ऐसा इसलिए नहीं हो पाया कि बार काउंसिल उसमें कोऑपरेट नहीं करती। यानी बार काउंसिल अधिवक्ता हितों के लिए गठित है और अधिवक्ता हितों के लिए इसका मतलब काम करने में अच्छा। आप लोग 35 लाख रुपया तो लेते हैं विदाउट इंटरेस्ट, अंधा बाटा रेवड़ी घरे घरा ना खाए। 35 लाख रुपया कौन लेता है? यही लेते हैं हर मेंबर, और विदाउट इंटरेस्ट है। और वैसे 35 लाख रुपया की इनको सहयोग मिलता है? और लेते हैं लोन के पर और का नाम है जमा करते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा। नहीं जानते हैं क्या? नहीं। अरे 5 साल पहले इनका हर संडे को मीटिंग करते हैं, 2.5 लाख 3 लाख इनका का नाम है नाश्ता पानी में खर्च होता है, लेकिन चूंकि उसका ऑडिट नहीं होता है। आपका दामन अगर सही है तो आप का नाम है ऑडिट करा लीजिए तो मालूम होगा। अकेले आदमी किसी की हिम्मत नहीं होगा बैठ जाऊं, किसी का अगर 24 चोर हों और मैं बैठा रहूं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी बात को काट दे। अच्छा, एक चीज़ और कही जाती है कि बार काउंसिल, जैसे आपने अभी कहा कि एडवोकेट वेलफेयर एक्ट और एडवोकेट्स एक्ट, तो क्या ये दोनों एक ही है या? नो, अलग अलग है। अच्छा, तो एडवोकेट्स एक्ट के तहत ही गठन बार काउंसिल का हुआ होगा? हाँ 1961 में एडवोकेट्स हाँ, एक्ट तभी बना। जितने उतार मुख्तार थे सब हो गए ना। तो उस समय जैसे मान लीजिए कि संभवतः अगर वो बना रहा होगा 1961 में, तो संभवतः 25-30 जिले रहे ही होंगे इस उत्तर प्रदेश में। 25 मेंबर की व्यवस्था हुई। आज लेकिन 75 मेंबर, आज तो 75 जिले हो गए, तो पूरे जिलों का तो प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। तो फिर इसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? इसके लिए तो कायदन व्यवस्था ही होनी चाहिए, जितने जिले हैं हर जिले का एक तो प्रतिनिधि हो, तभी तो अपने यहाँ की का नाम है वो बात उठा पाएंगे। लेकिन ऐसा है, आपको मालूम होगा, हम समझते हैं जब हम वकालत में आए थे 72 में, 71-72 में, उसके पहले से मेरठ वाले का नाम वो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए का नाम वो खंडपीठ करने के लिए, और अभी भी उनका हर सैटरडे को स्ट्राइक रहता है। कौन सुनता है? जैसे एक सवाल आया कि अगर बार काउंसिल में किसी के खिलाफ कोई एक्स पार्टी आर्डर होता है, उस आर्डर का रिकॉल कराने के लिए अगर वह अधिवक्ता जाता है तो उस रिकॉल फीस 2500 रुपये, जबकि सीपीसी के प्रावधानों के तहत प्रोसीडिंग वहाँ भी चलती है। वहाँ भी कोई अगर कोई कंप्लेंट है, कंप्लेंट का निस्तारण है, तो वो सारे प्रावधान सीपीसी के ही प्रावधान के तहत संभवतः चलते होंगे। तो ये सब जो विरोधाभास है, आखिर इसके बारे में कौन बात करेगा? कैसे ये सब चीज़ इसके बात करेगा? हम बहुत सौभाग्य से हमारे बीच में पैदा हुए थे विनय चंद मिश्रा, और हम समझते हैं पूरे हिंदुस्तान में उतना खुशनसीब कोई आदमी नहीं पैदा हुआ। वो 3 बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट किए, लेकिन उन्हीं के केस में एक ये बना का नज़ीर बनी कि एक कंटेम्प्ट के मुकदमे में उनको हाई कोर्ट ने पेनलाइज किया, SLP दाखिल किया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट मालूम है कि नहीं? वहाँ नहीं विनय चंद मिश्रा उसका, हाँ, उसके बाद वहाँ कंप्रोमाइज़ भी हुई, और कंप्रोमाइज़ के बाद भी इनको 6 साल के लिए का नाम है सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेल कर दिया। किसी हिंदुस्तान के किसी लॉयर्स ने उठाया सवाल, क्या लड़ेंगे या क्या कौन आपकी बात सुनेगा? ये डिटेरियोरेशन है, हमेशा से हो रहा है और यही होगा। नए अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड देने की जो बात कही जाती है कि नया अधिवक्ता आता है तो उसको 5 साल तक कुछ सुविधाएं देनी चाहिए, लेकिन नया अधिवक्ता आता है और रजिस्ट्रेशन के लिए आज के डेट में उसे 25,000 लिया जाता है। कैसे कोई? नॉट ओनली दिस, आपका जब पंजीकरण होता है तो ये कहते हैं क्या का नाम, जब गलत जबान क्या कहते हैं क्या कि हम तुम्हारा रिन्यूअल करेंगे, वो तो लाइफ लॉन्ग हमारा पंजीकरण करते हैं। फिर यह बात कैसे आ गई? पहले 100 रुपया देकर के रिन्यूअल कराई की बात जो आई है। COP क्या है, इस पर क्या कहेंगे आप? वो अंधा बाटा रेवड़ी घरा घरा ना खाए। उनका उद्देश्य बहाना ये लेते हैं कि जो लोग प्रैक्टिस में नहीं हैं वो लोग भी इनरोल हो जाते हैं, चले जाते हैं बेनिफिट लेने। तो जो नहीं है तो आप अपनी मेंस से उसको वो कीजिए कि कौन प्रैक्टिस करता है, कौन नहीं करता, कौन ठेकेदारी करता है, उसका तो काम आप करेंगे नहीं। क्या ये का नाम है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस से, COP से का ये ठेकेदार उकेदार जितने आते हैं दलाल वाला बंद हो गया क्या?
मतलब कुल मिलाकर के जो है जब पंजीकरण कुल होता मिला है, करके अधिवक्ताओं के हित के विपरीत ही हमारी बार काउंसिल काम करती है। अगर नहीं करती तो इसका नाम है कोरोना के महामारी में समाज के हर सेक्टर को गवर्नमेंट ने कुछ न कुछ दिया। आपको क्या दिया? आपके बार काउंसिल ने क्या क्या कंटेस्ट किया इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तिवारी जी, बात जो है आपके जीवन वृत्त से शुरू हुई, शिक्षा दीक्षा से शुरू हुई और आपके व्यवसाय पर आ गई। हाँ। थोड़ा सा हम और मैं बैक चलिए जैसे परिवार के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, आपकी शादी कब हुई? हमारी शादी 1966 में। अच्छा। हाँ। तो आपकी पत्नी गृहिणी है या कहीं सेवा में? नहीं, गृहिणी है, शुद्ध गृहिणी है। अच्छा। हाँ। आपके कितने बच्चे हैं? 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का। अच्छा। हाँ। तो क्या करते हैं बच्चियाँ आपकी? बच्चियां थी तो हैं सब हाईली क्वालिफाइड। एक तो बन गई होती IAS, लेकिन उसके हस्बैंड 6 लाख 7 लाख उसकी सैलरी है। क्या करते हैं? वो उनका नाम साइंटिस्ट हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। और एक PCS हैं, वो बेलायड IAS भी मिल गया। वो का नाम वो हैं, कहाँ हो? हाँ, माइनॉरिटी के डायरेक्टर हैं यूपी के। अच्छा अच्छा। और लड़का क्या करता है? लड़का डॉक्टर है। बहू भी डॉक्टर है। अच्छा, बेटे और बहू। हाँ। यानी आप डॉक्टर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए तो हाँ, आपके बेटे और बहू जो है हाँ, ये डॉक्टर बन गए। हाँ, पिता जो है, ये माना जाता है कि इसीलिए पुत्र को आत्मज कहा जाता है। हाँ। आत्मनः जायते इति, हाँ, यानी जिसमें हमारी आत्मा जन्म ले। बहुत सारी बातें हुई, आपके जीवन वृत्त पर सारी बात हुई, आपके व्यवसाय से संबंधित बात हुई। एक थोड़ा सा एक टिप्स मैं आप चाहूँगा, जैसा कि बीच में बात हुई है, लेकिन फिर एक बार मैं चाहूँगा, जो नए अधिवक्ता जो अपना विधि व्यवसाय में वो आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए कहें कि अगर वह विधि व्यवसाय करना चाहते हैं तो वो माया छोड़ दें कंपटीशन का, शुद्ध रूप से का नाम है वो वकालत करें और उसमें जितना मेहनत हो सके लगन से वो काम करें, ईमानदारी पूर्वक काम करें। जो जितनी ये आज के ज़माने में जो अवगुण आए हैं उनका परित्याग करके 2 साल 4 साल परिश्रम करें, निश्चित तौर पर बहुत कुशल लॉयर बनेंगे। वो कम से कम 3-4 वर्षों तक उन्हें त्याग करना पड़ेगा। अब कुछ नहीं करेगा, मेरे लोग बनेंगे। हमारे ही बीच में DF मुल्ला हमारे ही योग्यता के न थे। बिल्कुल मोतीलाल पंडित मोतीलाल नेहरू हम ही लोगों की योग्यता के थे ना। लेकिन शार्पनेस, आदमी पढ़ेगा लिखेगा तब न बढ़ेगा। बिल्कुल। मतलब कुल मिला के सतत सक्रियता और ऑनेस्टी। बिल्कुल। मतलब कुल मिला करके जो आपने टिप्स दिया, अगर उस टिप्स को अगर आने वाला जो विधि स्नातक अभ्यर्थी है अगर उसको फॉलो करता है तो वो बेहतर एडवोकेट बन सकता है, बहुत अच्छा एडवोकेट बनेगा। बिल्कुल। हम तो अपने ज़िंदगी में इतना बिजी हो गए, हम चाहते थे नए लड़कों के लिए किताब वगैरह लिखना, अपने हम का नाम नोटिस भी सर्कुलेट कर दिए थे कि जिनको पढ़ना हो आ करके पढ़ें, वो पैदा करना। दर्शकों, आपने देखा कि तिवारी जी ने अपने जीवन वृत्त के साथ साथ अपने विधि व्यवसाय के क्षेत्र का जो आपके जीवन का अनुभव रहा है उसके बारे में बेहतर तरीके से आपने बात किया, और नए अधिवक्ताओं के लिए जो विधि स्नातक अपना कैरियर बनाना चाहते हैं अधिवक्ता के रूप में, उनके लिए भी बेहतर टिप्स दिया। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। तिवारी जी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। आप द सेम टू यू आल्सो। आपने अपना बहुत बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को अपने जीवन के बारे में बताया, तमाम सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत। अरे आपको भी।